नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। अब नए सिरे से तीसरी बार मोदी की सरकार का गठन हो रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये बड़ा मौका है। कहना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के बाद, पंडित नेहरू के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है, अपनी सरकार का गठन करने जा रहा है, तो ये ऐतिहासिक अवसर नरेंद्र मोदी को ही हासिल हो रहा है। जी हाँ, ये अपने आप में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी अपने दम पे वो नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। हालांकि ये इस बार बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। एनडीए की सरकार का गठन हो रहा है और नरेंद्र मोदी पहली बार किसी गठबंधन, हालांकि गठबंधन की सरकार 2 बार से चली आ रही है। 2014 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी और 2019 में भी, लेकिन तब और अब में बड़ा फर्क है। तब इनका पूर्ण बहुमत स्वयं का था और सिर्फ औपचारिकता थी कि गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए के सहयोगी दल उसमें शामिल थे। लेकिन इस बार एनडीए की सरकार पूर्णतः होगी, इसलिए कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाई है। अब देखना ये खास रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी क्या उसी तरह से बड़े फैसले, कड़े फैसले करते और अपनी हनक के साथ अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं, या फिर मजबूर सरकार के प्रधानमंत्री की तरह क्रियाशील होते हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड है और जो अब तक के उदाहरण सामने आए हैं, चाल चरित्र से जो पता चलता है, वो यही कि नरेंद्र मोदी वाकई ऐसे नहीं है जो दबाव में आने वाले हैं। गठबंधन में साथ रहकर सभी दलों को एक साथ जोड़े रखने की कला उनमें है और उनकी टीम में है वो, लेकिन वो हो सकता है कि सरकार चलाने के लिए जो विवादित और जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जटिलताएं खड़ी हो सकती है, उनको कुछ अंतराल के लिए छोड़ दिया जाए, यानी ठंडे बस्ते में डाल देने की रणनीति पर काम हो और सबकी सहमति से फैसला किया जाए। ये एक तौर तरीका हो सकता है, लेकिन तौर तरीके और भी अपना सकती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से वो चलती आ रही, जिस तरह की राजनीति का दमखम बनाती रही है, उसमें ये संभव है कि कुछ और नए कदम उठाने पड़ जाए, यानी बहुत कुछ राजनीतिक परिवर्तन भी संभव हो सकता है इस सरकार के रहते हुए। लेकिन अभी शुरुआत है, अभी से कयास लगाना भर होगा, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि सरकार में सभी दलों के सामंजस्य को स्थापित करना पहली प्राथमिकता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बीजेपी की टीम इस कवायद में, इस अभियान में जुट गई है। बिहार ने भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को एक बड़ा चंक जीत कर दिया है। 40 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत गई है। इनमें आपको पता है कि 12-12 सीटें जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी जीती है। 5 चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम विजयी हुई है। अब इनमें सबके बीच सामंजस्य स्थापित करना, मंत्रिपरिषद में सबका प्रतिनिधित्व देना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उसमें भी बिहार जैसे राज्य के लिए जातीय आधार पे अनुपात को बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण ढंग से बिठा करके चलने की एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा की सरकार को अभी निर्वहन करना पड़ेगा। इसके लिए जो तैयारी चल रही है, कल शाम यानी रविवार शाम को शपथ ग्रहण समारोह के पहले कुछ नेताओं को, कुछ सांसदों को निमंत्रण जा चुका है और जो संभावनाएं बन रही है उसके आधार पर ये
महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपसे इस बातों का उल्लेख करूं, कौन कौन लोग संभावित हैं बिहार से मंत्रिपरिषद में जगह पाने के लिए। आपने देखा होगा कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी 12-12 सीटें जीतती हैं, तो दोनों का अनुपात बराबर होना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कौन से लोग बनेंगे और कैसा जातीय अनुपात होगा, इसकी चर्चा जरूरी है। तो जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर बिहार से जनता दल यू के ललन सिंह, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिर्फ ललन सिंह, मुंगेर के सांसद, उसके बाद राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर का नाम संभावित है, चर्चा के केंद्र में है। ये मंत्री पद में जगह पा सकते हैं, इनको मंत्री बनाया जा सकता है। दो भारतीय जनता पार्टी से जो तीन चार लोगों के नाम की चर्चा हो रही है, उनमें गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा से जीते हैं, बड़ी शानदार जीत इन्होंने हासिल की है। और उसके अलावा नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, वो उजियारपुर सीट जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे और इस बार फिर उनकी संभावना बताई जा रही है। और जातीय अनुपात में भूमिहार समाज जिस तरह से एनडीए से इस बार नाराज दिखा था, तो भूमिहार समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए उस समाज का प्रतिनिधित्व जरूरी हो जाता है। और माना जा रहा है कि गिरिराज सिंह जो पूर्व में सरकार के मंत्री थे, बेगूसराय के सांसद हैं, उनके अलावा नवादा से जीते हुए विवेक ठाकुर जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उन दोनों के नामों की चर्चा है। महत्वपूर्ण यह है कि इन दोनों में से किसी एक को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। संभव है कि गिरिराज सिंह दोबारा बनाए जाएं। विवेक ठाकुर पर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सहमत हो सकता है और इसी दोनों में से निर्णय दोनों पार्टी को करनी है। निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ही सक्षम है, लेकिन सबकी सहमत प्रधानमंत्री किस पर अधिक राजी होते हैं, देखना यह महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी ने पूरी तरह से स्ट्राइक रेट बना रखा। 5 सीटें मिली थी और 5 जीते हैं। 5 सांसदों वाली लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान का मंत्री परिषद में आना तय माना जा रहा है। इसी तरह से जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री और हम सेकुलर पार्टी के नेता हैं, उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से एनडीए का साथ बनाए रखा है और जीत दर्ज की है, उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद की जगह मिलने वाली है और ये तय मानी जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लपक कर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको वेलकम करते हुए आगे बढ़कर के अपने हौसला अफजाई की है, उससे भी ये संकेत मिलता है कि मांझी के दिन बहुर चुके हैं और उनको अब आगे बड़ी अच्छी जगह मिलने वाली है। इसके अलावा आप ये भी देखना पसंद करेंगे कि अब बिहार से जिन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, क्या बात उतनी ही तक रहती है या फिर आगे मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ और लोगों को राज्य मंत्री की जगह हासिल हो सकती है। लेकिन ये कालांतर में संभव होगा। अभी तो नई सरकार के गठन में कुल बिहार से 8 मंत्रियों को जगह मिलनी है और इसमें ही एक्सरसाइज हो रही है, किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है। लेकिन इतना जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरह से एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से बिहार में जातीय समीकरणों को लांघते हुए और उसको पार पाते हुए बीजेपी ने अपने दम पे एनडीए के दम पे 30 सीटें जीती है, उसमें एक और खास महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व भी इस सरकार में देना होगा, क्योंकि
जो देखा जा चुका है कि कुशवाहा कार्ड खेल करके लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की तरफ से जिस तरह से बाजी पलटी है, उस समाज के किसी एक नुमाइंदे को मंत्रिपरिषद में जगह देना बिहार से खास करके जरूरी होगा। लेकिन ये अभी देखना बाकी है कि ये प्रयोग कैसे संभव हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इसको अंजाम दे सकते हैं। कल की बात है और देखिए सब कुछ सामने हो जाएगा। लेकिन हम आपसे अपनी बातें साझा करते रहेंगे और आपसे ये आग्रह भी करेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप एक झटके से अभी कर डालिए और बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोज पर प्रतिक्रियाएं देते रहिए, देखते रहिए और फिर लगातार बने रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। नमस्कार।